अरमान का ध्यान मुस्कान की बातों से टूटा। रिद्धिमा ने तेरे साथ ना बहुत गलत किया है, पर मुझे ज्यादा गुस्सा डॉक्टर शशांक पर है। तुझे बलि का बकरा बनाया। और तू तू तो इस दुनिया का सबसे महान इंसान है। उनसे इसके बारे में तूने पूछा भी नहीं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। अरमान एक उदास मुस्कान के साथ बोला, हाँ मुस्कान, मैं भी पूछना चाहता था। मैं शायद चुप भी रहता, पर माँ पापा बहुत गुस्से में थे। पर उन्हें रिद्धिमा के बारे में इन्फॉर्म भी करना था। उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और बचने के चांसेस बहुत कम थे। तब मुझे सब कुछ भूलकर उन्हें संभालना पड़ा। उनके होश में आने पर उन्होंने पापा को बताया कि रिद्धिमा गलत चक्कर में फंस गई है और वो उसे वहां से निकालना चाहते थे, पर उसे लाख समझाने पर भी वो नहीं समझी। इसलिए उन्होंने सोचा शादी के बाद वो समझ जाएगी और अरमान जैसे पति को पाकर सब भूल जाएगी। पर उन्हें इस बात का अंदेशा नहीं था कि रिद्धिमा इतना बड़ा कदम उठा लेगी। उनके कहने पर हमने पुलिस में रिपोर्ट कराई, पर तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी और रिद्धिमा का कुछ भी पता नहीं चला। मुस्कान एक लंबी सांस छोड़कर बोली, हाँ, पता नहीं मैं भी तुझे क्यों ये सब याद दिलाती हूँ और सब कुछ जानने को तुझे कुरेदती रहती हूँ। वैसे मैंने सुना है शशांक सर कहीं चले गए हैं। अरमान ने सर हिलाया और कहा, हाँ, शशांक सर ने जॉब छोड़ दी है और वो अपने होम टाउन चले गए हैं। मुस्कान बोली, क्या ये भी सच है कि उन्होंने सारी जायदाद तेरे नाम लिख दी? अरमान ने सर हिलाया और बोला, हाँ सच है। मैंने और पापा मम्मा ने बिल्कुल इनकार कर दिया था, पर उनका कहना था मैं अभी भी उनका दामाद हूँ और दामाद बेटे जैसा होता है। वो मुझे दिल से अपना बेटा मानते हैं, इसलिए ऐसा किया है। वैसे मैंने सोचा है रिद्धिमा वापस आएगी तो ये सब उसे लौटा दूंगा। आखिर इन सब पर उसका हक है। मुस्कान हाथ हिलाते हुए बोली, काहे का हक? जब बेटी अपने पापा की इज्जत खराब करे, उसका कौन सा हक? तूने अब तक बहुत मनमानी की है, अब मैं आ गई हूं ना, अब ऐसा नहीं चलेगा। मैं तेरे लिए खूबसूरत लड़की ढूंढूंगी, उस चुड़ैल से भी खूबसूरत, और तेरी शादी करा दूंगी। अरमान हंस पड़ा और बोला, उसे चुड़ैल भी बोल रही हो और खूबसूरत भी। पर एक बात कहूं मुस्कान, तू यहाँ से चली गई थी ना तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया था, और राहुल वो तो एकदम देवदास बन गया था। अच्छा हुआ तू वापस आ गई। मुस्कान मुस्कुराकर बोली, हाँ, दद्दा की बीमारी के कारण मुझे चंडीगढ़ लौटना पड़ा था। वो मुझसे बहुत प्यार करते थे। उनकी डेथ के बाद इतने दिनों में मैं मम्मा पापा को मना पाई कि वो यहाँ मुंबई सेटल हो जाएं। अचानक मुस्कान की नजर रास्ते की तरफ गई और वो चिल्ला उठी, संभलो अरमान। अरमान ने नजर कार की तरफ की, जहां कोई उसके कार की तरफ बेतहाशा दौड़ कर आ रहा था। अरमान ने ब्रेक दबाए, पर तब तक वह कार से टकरा चुका था और छिटक कर सड़क के किनारे गिर चुका था। अरमान और मुस्कान तुरंत उतरकर बाहर आए और उस जगह पर पहुंचे जहां वो इंसान खून से लथपथ औंधे मुंह पड़ा था। पर वह कोई लड़की थी जिसका चेहरा उसके लंबे बालों से ढक गया था। रास्ते पर काफी अंधेरा था। मुस्कान ने कहा, अरमान जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाना है हमें। अरमान ने हाँ में सर हिलाया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाते हुए कार की पिछली सीट पर लिटा दिया। मुस्कान बोली, ये जगह ठीक नहीं है अरमान, हमें यहाँ रुकना नहीं चाहिए और इसे भी जल्दी अस्पताल पहुंचाना है। तू ड्राइव कर बस और फर्स्ट एड बॉक्स दे मुझे, मैं खून रोकने की कोशिश करती हूँ। अरमान ने हाँ में सर हिलाते हुए मुस्कान को फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए गाड़ी स्टार्ट की और स्पीड में ले ली। पर मुस्कान की हैरत भरी आवाज सुनते ही उसने ब्रेक लगा दिए। मुस्कान ने जैसे ही उसके चेहरे से बाल हटाए, चौंकते हुए बोली, अरे ये तो रिद्धिमा है। अरमान ने पीछे मुड़कर देखा और सन्न रह गया। रिद्धिमा की हालत देखकर उसके दिल में एक हूंक सी उठी।
रिद्धिमा के सर पर काफी चोट लगी थी और खून लगातार बह रहा था, जिसे मुस्कान रोकने की कोशिश कर रही थी। वह सोच भी नहीं सकता था कि जिसे वह ढूंढ रहा था आज वो उसे इस हालत में मिलेगी। अरमान सोच में पड़ गया कि आखिर रिद्धिमा इस तरह उसकी कार के आगे भागती हुई क्यों आ गई। पर तभी मुस्कान की आवाज से वह सोच की दुनिया से बाहर आया और गाड़ी की रफ्तार तेज की। मुस्कान उससे कह रही थी, जो सोचना है बाद में सोचिए अरमान, अभी इसे हॉस्पिटल पहुंचाना जरूरी है, वरना इसकी जान का खतरा बन जाएगा। रिद्धिमा को धीरे धीरे होश आ रहा था और वह अपने चारों तरफ देखने की कोशिश कर रही थी। उसके सर, दाहिने हाथ और पैर में बहुत ज्यादा दर्द था। उसने याद करने की कोशिश की कि वह कहाँ थी और उसके साथ क्या हुआ था, और पलक झपकते ही उसे सब याद आ गया। वह छोटे से गांव में कुछ महीनों से छिपी थी और वहां से निकलकर मुंबई अपने पापा के पास आने का उपाय सोच ही रही थी। पर उससे पहले ही विवेक और उसके आदमियों को इसके बारे में पता चल गया था और उन्होंने उसे घेर लिया था। वह किसी तरह उनसे बचकर निकली थी। रोड पर अंधाधुंध भागे जा रही थी। सामने से कोई कार आते देखा तो उसने सोचा कि विवेक के आदमियों के हाथों में पड़ने से बेहतर है वह अपनी जान दे दे। वो कार से टक्कर खाकर गिर पड़ी और शायद बेहोश हो गई। पर अब वो कहाँ है? क्या विवेक के आदमी उसे यहाँ ले आए? यह सोचकर कांपने लगी कि अगर यह विवेक के हाथों में आ गई तो वह उसे मरने नहीं देगा, क्योंकि वह उसे पागलों की तरह 1 साल से ढूंढ रहा है। उसने उसका सौदा किसी के साथ एक मोटी रकम के बदले कर दिया है और उसे अब उसके रकम के बदले रिद्धिमा ही चाहिए। उसके कानों में विवेक की बातें गूंजने लगी। तुम्हें मेरा असली बिजनेस नहीं पता रिद्धिमा डार्लिंग। मेरी कमाई का जरिया तुम जैसी खूबसूरत लड़कियां हो, जिन्हें बेचकर मुझे मुंह मांगी कीमत मिलती है। पर तुम इतनी खूबसूरत हो कि तुम पर दिल आ गया और सोचा वैसे भी डॉक्टर शशांक का दामाद बनूंगा तो करोड़ों का मालिक बनूंगा। पर तुम मेरा छोटा सा काम भी नहीं कर पाई, अपने पापा को शादी के लिए राजी नहीं कर पाई। पर घर से भागकर तुमने मेरा एक काम तो आसान कर दिया। अब मुझे तुमसे शादी करके क्यों बेकार का गला लटकाना? तुम्हारी मुंह मांगी कीमत मिल गई मुझे। वो आदमी तो तुम्हारी फोटो देखकर तुम पर लट्टू हो गया और तुरंत 10 लाख एडवांस दे दिए। तुम्हें उसके हवाले करने पर ना जाने कितनी मोटी रकम मिलेगी। और हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो, अगर यहाँ से भागने की कोशिश की ना तो ऐसा हाल करूंगा कि खुद को आईने में देखने से डरोगी। रिद्धिमा आतंकित स्वर में चिल्ला उठी, नहीं। तभी एक नर्स उसके पास आकर उसे संभालते हुए पूछती है, मैम आप ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाऊं? रिद्धिमा उसकी ओर देखते हुए सहमी आवाज में पूछती है, मैं कहाँ हूँ? उसने कहा, आप हॉस्पिटल में हैं मैम। उसने उसी तरह कांपती आवाज में पूछा, हॉस्पिटल? सिस्टर ने सर हिलाया और कहा, यस मैम, आप पिछले 2 दिन से यहाँ हैं। आपका एक्सीडेंट हुआ था और आपके हाथ और पैर में 2 सर्जरी करनी पड़ी। पर आप चिंता मत कीजिए, डॉक्टर शुभांकर ने कहा है आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर शुभांकर नाम सुनते ही रिद्धिमा चौंक पड़ी। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन सा हॉस्पिटल है ये? सिस्टर उसे मेडिसिन देते हुए बताती है, संजीवनी। रिद्धिमा इतना सुनते ही कांप गई। उसके जहन में पापा, दोस्त, अरमान सब घूम गए। उसने पूछा, मैं 2 दिन से यहाँ हूँ, कोई मुझे ढूंढता हुआ आया था क्या? मुझे यहाँ कौन लाया? सिस्टर ने जवाब दिया, नहीं मैडम, आपके घर वालों को तो पता ही नहीं चला होगा। आपको तो हमारे हॉस्पिटल के सीनियर डॉक्टर यहाँ लेकर आए थे। जिनकी कार से आप टकराई थी वो हमारे हॉस्पिटल के बेस्ट डॉक्टर हैं।
डॉक्टर अरमान। रिद्धिमा का दिल जोर से धड़कने लगा। अरमान उसे यहाँ लेकर आया, वह अरमान जिसे उसने धोखा दिया था। वह बुदबुदाई, डॉक्टर अरमान। सिस्टर बोली, हाँ, डॉक्टर अरमान और डॉक्टर मुस्कान कैंप से लौट रहे थे, तभी ये एक्सीडेंट हुआ। आपको जल्द से जल्द ले आए और आपका बहुत खून बह चुका था। आपके परिवार के बारे में भी उनको पता नहीं था कि सूचित करते। थैंक गॉड कि डॉक्टर अरमान और आपका ब्लड ग्रुप सेम था, तो उन्होंने आपको 2 बोतल खून दिया। रिद्धिमा की आंखों से आंसू बह निकले। वह बुदबुदाई, क्यों अरमान, मैंने तो तुम्हें धोखा दिया था ना, तुमने क्यों बचाया मुझे? और मुझे अब जीने का कोई हक नहीं है, मरने देते मुझे। उसने दरवाजे पर कदमों की आहट सुनकर आंखें बंद कर ली। उसने ऐसा घिनौना काम किया था कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं थी। उसके पापा का समाज में जो रुतबा था, सब उसने बर्बाद कर दिया था। पता नहीं कैसे उस विवेक की चिकनी चुपड़ी बातों में फंस गई थी, और जब आंखें खुली तो बहुत देर हो चुकी थी। उसने सुना कोई पूछ रहा था, सिस्टर, मेरी पेशेंट कैसी है? आपने उनको मेडिसिन दे दी? सिस्टर मुस्कुराकर बोली, जी डॉक्टर, मैंने मेडिसिन दे दी है, वो बिल्कुल ठीक है। अभी हम बातें ही कर रहे थे। डॉक्टर शुभानकर रिद्धिमा के पास आए और उसके बालों में हाथ फेरते हुए बोले, कैसी हो रिद्धिमा? रिद्धिमा ने आंखें खोली, पर इतने स्नेह भरी आवाज को सुनकर उसकी आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। डॉक्टर शुभानकर ने चिंतित स्वर में पूछा, कहीं दर्द हो रहा है क्या? रिद्धिमा ने ना में सर हिलाया और आंखें बंद की। डॉक्टर शुभानकर ने उसका टेम्परेचर चेक किया और मेडिसिन वगैरह चेक करते हुए सिस्टर से बोली, अभी रिद्धिमा को आराम की सख्त जरूरत है। आपकी 12 घंटे की ड्यूटी है यहाँ, इसे अकेला मत छोड़ना। सिस्टर ने सर हिलाया। डॉक्टर शुभानकर ने एक बार रिद्धिमा की ओर देखा, फिर कहा, इनके चार्ट पेपर में डाइट लिखा है, और कोई भी जरूरत हो मुझे तुरंत कॉल कीजिएगा। कहते हुए वो कैबिन से निकल गए। रिद्धिमा पता नहीं कब तक सो गई थी। सिस्टर के बुलाने पर उसकी नींद टूटी, जो कह रही थी कि काफी समय हो गया, आपको सोए, अब उठ जाइए, आपको कुछ खाकर मेडिसिन लेनी है। रिद्धिमा सिस्टर का सहारा लेकर उठ बैठी। सिस्टर उसे खिलाते हुए बोली, सर आए थे, पर आपको सोता देखकर चले गए। रिद्धिमा ने पूछा, कौन सर? सिस्टर बोली, डॉक्टर अरमान। रिद्धिमा अरमान का नाम सुनते ही एक बार कांप गई। तभी अरमान और मुस्कान अंदर आते दिखे। मुस्कान ने दरवाजे से ही पूछा, कैसी हो रिद्धिमा? रिद्धिमा नजरें झुकाते हुए बोली, ठीक हूं। अरमान के इशारे पर मुस्कान ने गला खखारा और बोली, आपको काफी गहरे जख्म लगे हैं रिद्धिमा, इसलिए कुछ दिन आपको हॉस्पिटल में ही रहना पड़ेगा। पर आपके घर वाले, माने आपके पति और जो भी हैं, वो परेशान हो रहे होंगे, तो क्या आप उनका नंबर दे सकती हैं? रिद्धिमा ने सिहर कर उत्तर दिया, नहीं। मुस्कान और अरमान ने उसे आश्चर्य से देखा। रिद्धिमा खुद को संभालते हुए बोली, वो अभी इंडिया में नहीं है। मुस्कान बोली, पर किसी को तो आना पड़ेगा ना, आपकी ननद या देवर या कोई दोस्त। रिद्धिमा ने ना में सर हिला दिया और बोली, मैं खुद चली जाऊंगी। अरमान ने मुस्कान को इशारा किया कि बाहर चले। दोनों बाहर आए तो अरमान ने कहा, मुझे लगता है वो बहुत डरी हुई है कि उसके पति या किसी के बारे में पता चलेगा तो कुछ बुरा हम कर सकते हैं। मुस्कान बोली, हो सकता है अरमान, पर पता तो लगाना पड़ेगा ना। अरमान बोला, हमें उसे विश्वास में लेना होगा कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तभी वो बता पाएगी।
मुस्कान ने हामी भरी और बोली, उसे समझना चाहिए 1 साल के बाद तुम इस झमेले में नहीं पड़ोगे। वैसे मेरी ड्यूटी है, बाद में मैं मिलती हूँ। अरमान बोला, ठीक है मुस्कान, पर तुझे एक कोशिश करनी पड़ेगी। मैं इसमें और किसी की मदद नहीं लेना चाहता, क्योंकि रिद्धिमा और असहज महसूस करेगी। मुस्कान उसकी पीठ पर धौल जमाते हुए बोली, अभी भी कितनी फिक्र करता है तू उसकी, पागल है तू। 2 हफ्ते बीत चुके थे। रिद्धिमा अब ठीक थी और सिस्टर की मदद से थोड़ा बहुत चल भी लेती थी। अरमान उसे रोज एक बार देखने आता था, पर मुस्कान के साथ, और मुस्कान ही उससे बात करती थी। अरमान चुपचाप खड़ा रहता था। पर एक दिन मुस्कान के बार बार पूछने पर भी रिद्धिमा अपने पति या किसी के बारे में नहीं बता रही थी, तो अरमान बोल पड़ा, देखो रिद्धिमा, मुझे लगता है कि तुम्हें इस बात का डर है कि मैं तुम्हारे पति या तुम्हारे परिवार को नुकसान पहुंचाऊंगा, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। जो बीत गया उससे अब मुझे कुछ लेना देना नहीं है, पर अभी तुम पूरी तरह ठीक नहीं हुई हो, तो हम तुम्हें रास्ते पर तो नहीं छोड़ सकते। किसी को तो आना पड़ेगा ना तुम्हें लेने। रिद्धिमा खाली नजरों से अरमान की ओर एक बार देखती है और नजरें नीची करके बैठ जाती है। मुस्कान, जो अपना धीरज खो चुकी थी, थोड़े गुस्से में बोली, अरमान, मुझे लगता है पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं, वो इसके परिवार को ढूंढ निकालेंगे। पर ये सुनते ही रिद्धिमा अचानक कांपने लगी और पागलों की तरह चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, मैं सब बताती हूँ, प्लीज किसी को मत बताना, मैं यहाँ हूँ, वरना वो लोग मुझे बर्बाद कर देंगे। प्लीज प्लीज थोड़ा टाइम देना, मैं सब बता दूंगी। अरमान ने देखा वो पसीना पसीना हो चुकी थी। अचानक वो बेड से उतरी और भागने की कोशिश की और जमीन पर गिर पड़ी। ऐसा लग रहा था उस पर कोई दौरा पड़ा हो। अरमान दौड़ता हुआ उसके पास गया और उसे बाहों में पकड़ता हुआ बोल उठा, शांत हो जाओ रिद्धिमा, हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम किसी को नहीं बताएंगे तुम यहाँ हो। पर रिद्धिमा बेहोश हो चुकी थी। मुस्कान ने आश्चर्य से पूछा, मैंने ऐसा क्या कह दिया अरमान, ये तो बिल्कुल पागल जैसे कर रही है। अरमान रिद्धिमा को बाहों में उठाकर बेड पर सुलाता हुआ सिस्टर से बोला, सिस्टर, डॉक्टर शुभानकर को जल्दी इन्फॉर्म कीजिए। सिस्टर जाते ही अरमान बोला, जरूर इसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा मुस्कान, इसीलिए इतना डरी हुई है, हमें इसका और ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला भाग।